तो क्या हाल है दोस्तों। मैं अंकुश कोहली आज आपके लिए नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पर वीडियो लाया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्कूल्स क्या होते हैं, स्कूल्स क्या हैं जूरिस्प्रूडेंस के। स्कूल्स एक थॉट्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स के थॉट्स हैं, जो कि हम एक सिमिलर थॉट्स को हम एक स्कूल में रख देते हैं, इसे स्कूल्स बोलते हैं। 5 तरह के स्कूल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस में: नेचुरल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल एंड रियलिस्ट स्कूल। नेचुरल स्कूल कहीं ना कहीं मैच खाता है फिलोसॉफिकल स्कूल से। ये एक सिमिलर है पर सेम नहीं है। फिलोसॉफिकल स्कूल थोड़ा डिफरेंट है नेचुरल स्कूल से। नेचुरल स्कूल लॉ स्कूल क्या है? नेचुरल लॉ स्कूल है कि ये एक इम्यूटेबल एंड इथर्नल ट्रुथ है, जो चेंज नहीं होता, परमानेंट ट्रुथ है, अनअफेक्टेड बाय ह्यूमन बिलीव्स एंड एटीट्यूड। ये ऐसे कौन से ट्रुथ हैं जो हम विदाउट एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड अ प्रायर प्रोपोजिशन मींस अ प्रायर नॉलेज पर बेस्ड है। अब प्रायर नॉलेज वो होती है जो हम इंडिपेंडेंटली गेन करते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। ऐसे कौन से ट्रुथ हैं जो चेंज नहीं होते लोगों के बिलीव्स के चेंज होने के बाद, एटीट्यूड के चेंज होने पर? वो कौन से लॉस हैं? कई जो हमें पता है, हम मंदिर में जाते हैं तो चप्पल उतारनी है, जो हमें मंदिर में पढ़ाया जाता है, जो हमें स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ाया जाता है, चर्च में बताया जाता है, वो चेंज नहीं होते। वो लॉ लॉ ऑफ गॉड चेंज नहीं होगा, डिवाइन लॉ ये चेंज नहीं होते। जो हमें पढ़ाया जाता है वही पढ़ाया जाता है। अब प्रायर नॉलेज, ये अब प्रायर नॉलेज पर बेस्ड है। मीन्स natural law is immutable and eternal, unaffected by human beliefs and attitude. There is no need of experience. Without experience you are believing in a natural law. अब posterior knowledge, वो नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस के साथ गेन होती है, इसे एम्पिरिकल नॉलेज भी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल स्कूल हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और 4 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। पहला एशियन पीरियड, जिसमें सोक्रेटस आते हैं, प्लेटो आते हैं, एरिस्टोटल, जेनो एंड सिसारो। मिडीवियल पीरियड में थॉमस एक्विनस आते हैं। रिसेशन पीरियड में हॉब्स एंड लॉक्स आते हैं। मॉडर्न पीरियड में हॉल आते हैं। हम सबके बारे में स्टडी करेंगे, इन्होंने क्या क्या अपनी थ्योरीज में कहा नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर जो आती हैं। तो इनकी स्टार्ट नेचुरल लॉ स्कूल की हुई थी ग्रीस से, जहाँ सोक्रेटस, प्लेटो और एरिस्टोटल का जन्म हुआ। सोक्रेटस के बारे में हम प्लेटो से ही जानते हैं, क्योंकि सोक्रेटस की पहले डेथ हो गई थी, और जो भी हम जानते हैं वो प्लेटो के बारे में प्लेटो से ही जानते हैं सोक्रेटस को। सोक्रेटस जो थे वो प्लेटो के टीचर थे। प्लेटो जो थे वो एरिस्टोटल के टीचर थे। एरिस्टोटल जो थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे। सोक्रेटस ने डिफाइन किया था वर्चू को, which is basically the concept of good. Every man possessed virtue according to which he can critically evaluate positive law. सोक्रेटस का कहना था कि हर किसी के अंदर वर्चू होता है जो इवेल्युएट कर लेता है, क्रिटिकल एवेल्युएशन करता है पॉजिटिव लॉ की। पॉजिटिव लॉ कौन से होते हैं? मैन मेड लॉ, जो लोगों ने बनाए होते हैं। सोक्रेटस ने डेवलप किया था सोक्रेटिक मेथड। इस सोक्रेटिक मेथड में स्टूडेंट लर्न करते थे क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड लॉजिक। इन्होंने डेवलप की थी ये सोक्रेटिक मेथड में, इन्होंने डेवलप किया था कि पहले अपनी थ्योरी लिखो, उसमें होल्स चेक करो, देन पैचिंग देम अप। मींस पहले तो उसमें क्या कमियां रह गई हैं वो चेक करो, देन आफ्टर देम वो कमियों को पूरा करो, तो आपकी एक थ्योरी बन जाएगी, जिसे हम आजकल भी यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस लिखने के लिए। आवर करंट सिस्टम साइंटिफिक मेथड इज इंस्पायर्ड बाय सोक्रेटिक मेथड। पर उस टाइम पे लोग खुश ना होके सोक्रेटस से वो बोलते थे कि ये गलत कर रहे हैं, यूथ को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। तो इन्हें ट्रायल एंड एग्जीक्यूट किया गया, और करप्टिंग द यूथ एंड बिलीविंग इन अ स्ट्रेंज गॉड्स, ये कह के इन्हें जहर पिला दिया गया और मार दिया गया। तब इन्हें डेथ पेनल्टी दी गई। उसके बाद प्लेटो ने अपने फेमस वर्क्स में भी लिखा हुआ है, अ ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेटस, द रिपब्लिक, अपॉलजी एंड सिम्फोसिस। प्लेटो का क्या कहना था? प्लेटो जो थे वो सोक्रेटस के स्टूडेंट थे। वर्ल्ड नोज अबाउट सोक्रेटस थ्रू प्लेटो राइटिंग्स, जो मैंने आपको बताया। इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म दिया था। वो फॉर्म ट्रांजिट एंड आर्किटेक्ट दैट एग्जिस्ट independently of physical world, independently of human mind, independently of space and time. मीन्स ये चेंज नहीं होता, फॉर्म्स जो चेंज नहीं होती, मीन्स फिजिकल वर्ल्ड, ह्यूमन माइंड, स्पेस एंड टाइम ये सेम रहती है आइडियोलॉजी। द कंसेप्ट इज नोन एज आइडियलिज्म, सम परफेक्ट विजन, एक परफेक्ट विजन।
For Plato, for the platforms, goodness, virtue, honesty were eternal and immutable. ये कभी चेंज नहीं होती. To all men in equal measure, so that men can have a sense of justice. मीन्स गुडनेस, वर्चू जो सोक्रेटस ने बताया, कंसेप्ट ऑफ गुड, ऑनेस्टी, ये इथर्नल एंड इम्यूटेबल मीन्स जो चेंज नहीं होती. चाहे तो बिलीफ चेंज हो जाए, एटीट्यूड चेंज हो जाए, पर ये चेंज नहीं होगी. ये हमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इक्वालिटी एंड सेंस ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करती हैं. प्लेटो का ये कहना था. एरिस्टोटल जो स्टूडेंट थे प्लेटो के 20 ईयर्स के लिए, उन्होंने ये डॉक्ट्राइन को रिजेक्ट कर दिया. एरिस्टोटल rejects Plato theories of forms do not but not to notions of the forms. इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया बट नोशंस को नहीं किया. कहीं ना कहीं ये उनसे थोड़ा बहुत एग्री थे. एरिस्टोटल बोलते थे कि फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ थिंग्स, एवरी फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ समथिंग. मीन्स एक फॉर्म है जो वो किसी की और की फॉर्म है. जैसे कि एक फॉर्म बनाई, एक चीज़ है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके बाद में फिर एक फॉर्म बन गई, फिर उसके आगे फॉर्म्स बन गई, ऐसे फॉर्म्स बनती जाती है. जो एक फॉर्म है वो किसी और की पहले से ही फॉर्म है. यहाँ पे लिखा है फॉर्म्स इज अ काइंड दैट इज एट्रीब्यूट टू अ थिंग विदाउट विच दैट थिंग वुड बी डिफरेंट काइंड और विदाउट सीज टू बी एग्जिस्ट ऑल टुगेदर. अगर वो फॉर्म मेन फॉर्म ही नहीं होगी तो उसके आगे एट्रीब्यूट्स, उसकी आगे फॉर्म्स ही नहीं होंगी. तो वो बोल रहे हैं कि जो फॉर्म है वो किसी और की पहले से ही फॉर्म है. ये बहुत डीप हो गया, पर ये एरिस्टोटल ने कहा था, ये प्लेटो से एग्री नहीं थे इसलिए. ज़ेनो ज़ेनो तो पहले तो एक वेल्थी मर्चेंट था जिसका सब कुछ ख़त्म हो गया. उसके बाद इन्होंने सोक्रेटस को स्टार्ट किया. इनका इंटरेस्ट बन गया फ़िलॉसफी में, तो इन्होंने सोक्रेटस को रीड करना स्टार्ट किया. ही फाउंड दैट ये फाउंडर थे सोक्टिज्म के. वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ था सोक्टे पोइकले से. एक बिल्डिंग थी जहाँ पर ये स्टडी और इनके स्टूडेंट स्टडी करते थे. हिज फॉलोअर्स वर नोन एज स्टॉकिक्स. Roman emperor was influenced by Stoicism and thus paid high tribute to the natural law, sorry, because Stoicism was basically a branch of natural law theory. ये एक natural law theory की ही branch थी. Roman made 3 divisions in a law, basics of natural law: just civili, just naturalist, just genitum. Just civil law for citizens only, just naturalist principles of natural law, and just genitum rules and applied to foreigners made by magistrate on the basis of principles of natural law, also one of the first form of international law. यहाँ पर ही इंटरनेशनल लॉ की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई थी. तभी इतनी ओल्ड पुराने ज़माने में किसी और के लिए लॉ बनना, फॉरेन कंट्री पर्सन के लिए लॉ बनना पॉसिबल नहीं था. तभी यहाँ पे एक बना था. तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की पहली फॉर्म यूज़ की गई थी. ज़ेनो का ये डिवीज़न की गई थी ये नेचुरल लॉ थ्योरी के अंदर: जस्ट सिविलाइज, जस्ट नेचुरलिस्ट, जस्ट जेनिथम. सिसारो रोमन फिलोसफर थे. stated that law is the highest reason implanted in nature which commands what ought to be done and forbids the opposite. क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें रोकता है, ये सिसारो का कहना था. अब हम मेडिवल पीरियड पर आ जाते हैं. 10th एंड 12th सेंचुरीज का पीरियड. कैथोलिक फिलोसफर्स एंड लॉजिशियंस ऑफ मेडिवल एज गेव अ न्यू थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ. मैंने आपको कहा था टाइम टू टाइम चेंज होती है. जो सोक्रेटिक मेथड था उसमें भी कहा गया था पहले आप अपनी थ्योरी को रीड करें, उसमें होल्स थे उनको पैचअप करें, उनको भरें, देन आपकी एक अच्छी थ्योरी तैयार हो जाएगी. दो दे टू गेव अ theoretical basis of departmental to form orthodox early Christian father, the views were more logical and systematic. Thomas Aquinas was the most prominent natural philosopher in this time. थॉमस एक्विनस बहुत अच्छे फिलोसफर थे और फेमस प्रोमिनेंट फिलोसफर थे इस टाइम के मिडीवल पीरियड के. थॉमस एक्विनस, इन्होंने डिवाइड किया था लॉ को 4 स्टेजेस में: लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ. लॉ ऑफ गॉड कौन सा होता है? जो गॉड को पता हो. नेचुरल लॉ प्रिवेल थ्रू अ रीजन. डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ स्क्रिप्चर. ह्यूमन लॉ पॉजिटिव लॉ होता है. Human law, positive law means man-made law. Natural law is that part reveals itself in a natural reason. This is applied by human beings to govern their affairs and relations. For divine,
चर्च इज अथॉरिटी टू इंटरप्रेट मीन्स डिवाइन। इन्होंने एक चर्च को पावर दे दी कि वो आपको बताएंगे क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना। बेसिकली स्ट्रेंथन, इन्होंने चर्च को स्ट्रेंथन किया, तभी लोग चर्च से थोड़ा उनका फेथ कम होने लगा था। तो थॉमस एक्विजिशन ने चर्च को पावर दे दी कि आप ये इंटरप्रेट करेंगे स्क्रिप्चर्स को। रीजनिंग टू व्हाट वाज अर्ली जस्ट फेथ स्ट्रेंथन द सुप्रीमेसी ऑफ चर्च by giving a rational argument in favor of religion and church. According to Aquinas, positive law must be conformed to natural law. Positive law is valid only to the extent to which it is conflict with the natural law. जहाँ पर वो तभी तक वैलिड है जहाँ तक वो एक्सटेंड किया जा सकता है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है नेचुरल लॉ के साथ, उसे हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते पॉजिटिव लॉ को। रीअसेशन पीरियड 14 टू 17 सेंचुरी। इस पीरियड में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ की कई क्लासिफिकेशंस, कई चेंजेस आए। अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी विच वाज इमर्ज इन दिस टाइम वाज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इमर्ज हुई थी इस टाइम में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज अ स्टेट ऑफ नेचुरल लॉ इन विच देयर आर नो राइट्स, नो ड्यूटीज और एनीवन। तभी लोगों के पास कोई राइट्स और कोई ड्यूटीज नहीं होता था। लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया। बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एवरीवन हैज़ अ सर्टेन राइट्स एंड दोज राइट्स आर इन्फोर्स्ड बाय पुटिंग सर्टेन ड्यूटीज ऑन एवरीवन। थोड़े राइट्स दिए गए एक दूसरे को, लोगों को राइट्स दिए गए और उन राइट्स के साथ कई ड्यूटीज भी दी गई। सर्टेन ड्यूटीज आर ऑल्सो गिवन। सिंपल एग्जाम्पल वॉज राइट टू लाइफ दिया गया। सो एवरी पर्सन हैज़ अ ड्यूटी नॉट टू किल। लोगों को ये ड्यूटी दी, उनको राइट दिया गया राइट टू लाइफ का, और उनकी ड्यूटी बन गई कि एक दूसरे को मारना नहीं है। 3 मेन फिलोसफर कौन कौन से आए थे? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉकी, जीन्स। थॉमस हॉब्स, in his state of natural, man always had a fear of instant death. It was horrible place to live in. जहाँ पर नेचुरल फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ का थोड़ा सा डर हो एकदम से डेथ का, तो वो एकदम हॉरिबल प्लेस हो जाएगी लोगों के रहने के लिए। सो पीपल फॉर्म्ड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू कर दिया। दे गेव ऑल द पावर टू स्टेट। उन्होंने सारी पावर स्टेट को दे दी। विच बिकम्स द सॉवरेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। और वो रिस्पॉन्सिबल बन गई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एवरी राइट टू लाइफ एंड ऑर्डर अमंग ऑल द सोसाइटी। इन इस बुक लेविथान, लेविथान क्या होता है? पानी का एक राक्षस होता है जिसे हम हरा नहीं सकते। जैसे हम कहते हैं ना, पानी में रह के मगर से वैर, ऐसे, और उससे हम जीत नहीं सकते तभी तक। तो इसमें कहा गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, जो जब हम एब्सोल्यूट सॉवरेन पावर दे देते हैं अपनी स्टेट को कि वो लॉस बनाएगी और हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो इसमें तो फाइट हो जाएगी। द वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल मीन्स सारी पावर तो गवर्नमेंट को दे दी। और लेविथान में कहा गया है कि लेविथान कौन है? वो गवर्नमेंट होगी ना, हम उसको हरा नहीं सकते, तभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है तभी। Hobbes' theory of natural law support the idea of absolute authority of sovereign. सारी पावर अगर गवर्नमेंट को दे देंगे और हमारे पास कोई पावर नहीं रहेगी, हम सिर्फ उनसे कहें कि हमें राइट टू लाइफ दे दो और सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, तो ये तो कोई बात ना हुई। अगर गवर्नमेंट ही गलत करने लग पड़ी तो इनकी फेमस बुक थॉमस हॉब्स की थी, फेमस वर्क लेविथान एंड बेहेमोथ। जॉन लॉक ने फोकस किया था इंडिविजुअलिज्म पर। इन हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल डोंट गिव ऑल देयर राइट्स टू देयर सॉवरेन बट ओनली अ पार्ट ऑफ देयर राइट्स। जैसे कि थॉमस हॉब ने कहा था कि सारी पावर सॉवरेन स्टेट को दे दी जाए और वो स्टेट हमें राइट टू लाइफ प्रोवाइड करे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। पर जॉन लॉक ने उससे आगे थोड़ा सोचा और वो होल फिल किया, इंडिविजुअलिज्म पर सोचा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि पीपल डोंट गिव ऑल देयर राइट्स एंड पावर टू स्टेट मीन्स सॉवरेन बट ओनली अ पार्ट ऑफ देयर राइट्स। कुछ पार्ट्स उन्होंने दिए। लॉक सपोर्टेड इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फोकस्ड ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी विद द राइट टू लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर। इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी और लिबर्टी पर भी ध्यान दिया और राइट टू लाइफ पर भी ध्यान दिया। Unlike Hobbes, Locke was of the opinion that sovereign should be unlimited to the individualism. Means unlimited to the individualism means कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है
तो लोग उसे ओवरथ्रो कर सकें, प्रोटेस्ट कर सकें उनके अगेंस्ट। ये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी करी जा रही है, हमारे पास पावर ही नहीं है, वो सिर्फ राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। ऐसा तो कुछ नहीं ना। अगर वो कुछ गलत करती है तो हम प्रोटेस्ट कर सकें और उनके अगेंस्ट और उन्हें ओवरथ्रो कर सकें। इट इज़ अ गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स। अगर वो गवर्नमेंट नॉट एबल टू प्रोटेक्ट, हम वो एबल ही नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल राइट्स के। उनका फेमस वर्क्स थे टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स। मॉडर्न टाइम में आ जाते हैं। मॉडर्न टाइम में कई फिलोसफर्स आए जिन्होंने अप्रायर अप्रोच को निगलेक्ट किया, गलत साबित करने पर कहा कि अप्रायर अप्रोच वो अप्रोच जो हमें वैसे ही मिल जाती है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। बेंथम ने एनालिटिकल स्कूल में कहा कि नेचुरल स्कूल पर ये मानते नहीं है। ऑस्टिन ने भी कहा। इन्होंने एनालिटिकल स्कूल में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या नेचुरल स्कूल के बारे में कहा और क्यों ये ऑपोजिट और अगेंस्ट थे नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, और कमेंट करें अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। धन्यवाद।